नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत से माध्यमों के लिए लेखन विषय में से जनसंचार माध्यम क्या है, इसके विभिन्न माध्यमों की क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, खामियां कह सकते हैं। जनसंचार माध्यम में प्रिंट मीडियम क्या है, प्रिंट मीडिया यानी कि प्रकाशित होने वाला मीडिया। रेडियो समाचार कैसा होता है, उसके लिए किस प्रकार से लेखन किया जाता है, आलेख कैसे लिखे जाते हैं, समाचार कैसे लिखे जाते हैं। इन सब के अलावा टेलीविजन जो एक बहुत सशक्त माध्यम है, घर घर में होता है और उसकी जगह आजकल मोबाइल फोन में भी ले ली है। इसके साथ साथ टीवी खबरों के विभिन्न चरण जो कि फ्लैशबैक, ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर बाइट, एंकर विजुअल, एंकर पैकेज, लाइव, ये सब होता है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, जनसंचार माध्यम जो है वो हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की रुचियां अलग अलग होती हैं। किसी को समाचार पत्र पढ़ना पसंद होता है तो किसी को टीवी देखना और किसी को मोबाइल देखना या फिर किसी को रेडियो। और एक ही व्यक्ति की अलग अलग समय के हिसाब से, उसकी परिस्थिति के हिसाब से या उसके मूड के आधार पर अलग अलग पसंद भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि हर जनसंचार माध्यम की अपनी अपनी खूबियां हैं। जब हम जो चीज करना चाहते हैं या कर पाते हैं हम उसे करते हैं। जैसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे ही समाचार माध्यम शुरू हुए थे तो उन दिनों भारत में जो ईसाई मिशनरियां थी वो अपने धर्म प्रचार के लिए बहुत सी पुस्तकें छपवाते थे। इन सब चीजों के साथ साथ हम पढ़ तो रहे थे, लेकिन ये माध्यम पढ़े लिखे लोगों के लिए था। तो जैसे ही रेडियो और टेलीविजन आए तो लगा कि शायद अब समाचार पत्र का या प्रिंट मीडिया का कोई खास महत्व रह नहीं जाएगा। तो सबको एक बार ऐसा लगा था कि शायद पत्र माध्यम कम हो जाएगा, लेकिन टीवी और रेडियो के साथ साथ लोगों ने समाचार पत्र और पत्रिकाओं को बिल्कुल नहीं छोड़ा और बल्कि और ज्यादा जागरूक हो गए उन चीजों के प्रति। हम जानते ही हैं इन दोनों का अलग अलग महत्व है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दो तरह के मीडिया होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम उन चीजों को काउंट कर लेते हैं जो कि बिजली से चलती हैं या बैटरी से चलती हैं, जैसे कि मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि आदि, हमें सब पता ही है। उसके अलावा क्रांति से ही ला दी। पहले आप देखिए समाचार माध्यम और यानी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। समाचार पत्र को पढ़ के एक अलग प्रकार की संतुष्टि मिलती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। समाचार पत्र के समाचार हमें सोचने समझने के लिए मजबूर करते हैं। इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत स्थायी होता है। लेकिन रेडियो दूरदर्शन के जो समाचार होते हैं उनका प्रभाव पूरी तरह से स्थायी नहीं होता है, वो एक तरह से अस्थायी होता है। दूरदर्शन में बार बार विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन इतने ज्यादा होते हैं कि जो दर्शक होते हैं वो परेशान होकर चैनल ही बदल देते हैं या टीवी बंद करके मोबाइल देखने लगते हैं। अब तो मोबाइल में भी जो यूट्यूब है या कुछ भी ऐसा है तो उसमें भी बहुत से विज्ञापन आते हैं। जो भी हम चलाते हैं शॉपिंग साइट के अलग अलग तरह के विज्ञापन आ जाते हैं जो हमें परेशान करते हैं। वैसे इनके पास जो कि रेडियो और दूरदर्शन है, इनके पास समाचार और साथ साथ में विज्ञापन और तरह तरह की सूचनाओं का पूरा भंडार होता है, ठीक है। लेकिन इनके पास जो व्यापक भंडार होता है उसके बाद भी प्रतिदिन केवल कुछ ही सूचनाएं इन पर दिखाई जाती हैं। इन सब के अलावा इंटरनेट पर तो सूचनाओं का इतना व्यापक विशाल भंडार है कि एक बटन दबाने से ही सूचनाओं के ढेर लग जाता है। आपकी इच्छा है आप कौन सी देखना चाहते हैं। टीवी रेडियो में तो जो वो दिखाएंगे हमें उस तरह से उसी को ही देखना है, हम उसको देखने के लिए मजबूर हैं। लेकिन समाचार पत्र में हम जो पहले पढ़ना चाहें उस पेज को पहले पढ़ सकते हैं। हम अपनी नजर के आधार पे काम करते हैं। एक बड़ा जो फर्क है वो ये है कि समाचार पत्र को
पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते हैं। जो अनपढ़ हैं वो केवल उस समाचार में बने हुए फोटो, चित्र आदि को ही देख सकते हैं। उसको देखकर कई बार वो सही की बजाय गलत जानकारी भी ले जाते हैं। इसलिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं यानी कि प्रिंट मीडिया पढ़े लिखे लोगों के लिए है, अनपढ़ लोगों का उसमें ज्यादा रुचि नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जनसंचार माध्यमों में जो प्रिंट मीडिया है उसका इतिहास क्या है। देखिए, जब आधुनिक माध्यम में सबसे प्राचीन जो है वो है प्रिंट मीडिया। आधुनिक युग में मुद्रण का जो आविष्कार हुआ, जी हाँ, मुद्रण का आविष्कार आधुनिक युग में ही हुआ और वैसे इसका आविष्कार चीन से माना जाता है, चीन से संबंधित माना जाता है। लेकिन आधुनिक युग में जर्मनी के जोनेस गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया। जोनेस गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया। प्रेस के आविष्कार से जनसंचार के माध्यमों में काफ़ी लाभ हुआ। पहले लोग लिखकर अपनी बात बताते थे, लेकिन उसको जब अगला उसकी प्रतिलिपि बनाता था, यानी कि एक ने लिखा दूसरे ने उसकी नकल करके जो रचनाएं होती थी, साहित्यगत रचनाएं होती थी, उसे दूसरा जब लिखता था तो गलतियां हो जाती थी। लेकिन जब से छापा खाना बनने लगा तो वो गलतियां नहीं हुई। जैसा एक छापा खाना बन गया, छापा बन गया, वही सेम वैसा निकलता था। अब जब भारत की बात करें, देखिए छापा खाना जो है वो प्रेस का आविष्कार जनसंचार माध्यमों का एक अलग और एक सशक्त माध्यम है और धीरे धीरे इसका जो मुद्रण है वो बढ़ने लगा। यूरोप में जब पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा का शुरुआत हुई, आरंभ हुआ, तो उस समय छापे खाने ने, हमारे देश में भी आज़ादी के समय में छापे खाने ने बहुत योगदान दिया। भारत में पहला छापा खाना 1556 में गोवा में स्थापित हुआ। ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि भारत में पहला छापा खाना कब बना हुआ, कब और कहाँ बना। तो 1556 ईस्वी में गोवा में पहला छापा खाना बना। वैसे उस समय ईसाई मिशनरी, मैंने आपको बताए हुए हैं, उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए पुस्तकें छापने के लिए इसका बहुत सहारा लिया। धीरे धीरे जो मुद्रण की प्रक्रिया है उसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले ऑफसेट प्रिंटिंग होती थी, फोटो कंपोजिंग, लेज़र प्रिंटिंग, जैसे कि एक बड़ा सा पत्थर का बना देते थे, उसमें खोद खोद के करते थे। ये अलग अलग तरह की तकनीक होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन आए और बड़े बड़े समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें भी छपने लगी और हमारे जीवन में उन पुस्तकों का, उन शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ने लगा। आपने सुना होगा, कभी टीवी में देखा होगा, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बनती थी और उसके अंदर अलग अलग, पहले प्रिंटिंग भी अलग तरह की होती थी। देखिए, हर अखबार की प्रिंटिंग भी अलग अलग तरह की होती है। आप बिना नाम पढ़े भी बता पाएंगे कि ये पंजाब केसरी है या दैनिक जागरण है या दैनिक भास्कर है। एक उसकी रूप, स्वरूप, उसका शक्ल कुछ अलग ही होती है। मुद्रित माध्यम की मुख्य विशेषता ये है कि छपे शब्द स्थायी होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उन्हें हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, साथ के साथ हम उन्हें दोबारा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन टीवी और रेडियो के जो प्रोग्राम होते हैं वो हम दोबारा तभी देख सकते हैं जब वो हमें दिखाएं। समाचार पत्र या पत्रिका को पढ़ते हुए हम उसके किसी भी पेज को पढ़ सकते हैं, पहले या बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पहला पेज ही पहले पढ़ा जाए और आखिरी को आखिरी, हम कोई भी पेज पहले पढ़ सकते हैं। मुद्रित माध्यमों में जो समाचार पत्र हैं या जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित भी रह जाती हैं। तभी हम कहते हैं ना कि जो आपकी जो भी चीज़ है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो डॉक्यूमेंट है, उसे आप हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए, वो बहुत समय तक रहेगा। बहुत सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हमारा स्टडी मटेरियल होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसे पेपर पर ले लें, उसका प्रिंट ले लें, ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहे। और जब भी सुबह, दोपहर, शाम, रात, इंटरनेट के साथ या इंटरनेट के बिना, लाइट हो या ना हो, फ़ोन में बैटरी हो या ना हो, हम उसे पढ़ सकें। सिर्फ उसके लिए क्या ज़रूरी है, उस चीज़ को हमने संभाल के रखा हो। दूसरा, हमें उस भाषा में पढ़ना आता हो जिसमें कि वो लिखा गया है। चिंतन, विश्लेषण, मंथन, विचार विमर्श, इन सब के लिए जो मुद्रित माध्यम है वो सबसे अधिक उपयोगी है। पढ़े लिखे लोगों के लिए एक वरदान की तरह मैं कहूँगी,
लेकिन अनपढ़ के लिए कोई इसका खास उपयोग नहीं है। हाँ, चित्र के माध्यम से वो कुछ समझ सकें तो समझ सकें। मुद्रित माध्यम जो है उसके लेखकों की भाषा, ज्ञान और उनकी शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखकर ही सामग्री लिखनी चाहिए। अब इससे पढ़ने वाले के ज्ञान का तो विस्तार होता ही है, लिखने वाला जो लेखक है या उसको एडिटिंग करने वाला जो एडिटर है उसके ज्ञान का भी एक तरह से परीक्षण होता है। दूरदर्शन, इंटरनेट, रेडियो आदि की तरह उसी समय उसमें घटनाएं नहीं दिखाई जा सकती। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है या कमी या खामी कह सकते हैं कि इसके अंदर जैसे दूरदर्शन पर कोई भी घटना घटित होती है तो दूरदर्शन पर उसी समय बता दी जाती है, लेकिन अखबार में, प्रिंट मीडिया में ऐसा नहीं होता। अखबार या समाचार पत्र कह सकते हैं वो एक दिन के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद ही आपके हाथ में आता है। जो दैनिक अखबार है, दैनिक समाचार पत्र है, साप्ताहिक समाचार सप्ताह में एक बार छपता है, मासिक पत्र या पत्रिका महीने में एक बार छपती है, ये अलग तरह की होती है। अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक होती है, ये अलग अलग तरह की होती हैं। इसके साथ एक बड़ी बात और है, इनके लिए लिखना सरल नहीं है। गलतियां, अशुद्धियों इनको दूर करने के लिए एक अच्छे से पढ़े लिखे शिक्षाविद को दिखाई जाती हैं। निकलती है कि जो मुद्रित माध्यम है उसमें लिखने के लिए ध्यान किन बातों का रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी क्या है। देखिए, प्रिंट माध्यम में लिखने के लिए अगर आप कहीं अपने आप को रोजगार दिलाते हैं ऐसे माध्यमों के लिए, तो आपकी भाषा सशक्त होनी चाहिए, आपकी भाषा पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। उसमें लेखन की भाषा शैली की ओर पूरा ध्यान रखना चाहिए। भाषा में व्याकरण, वर्तनी, इन सब का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो बहुत जल्दी में लिखकर भेजते हैं, उसे आप शुद्ध करके अखबार में छपवाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपकी भाषा पर पकड़ हो, पाठकों के अनुसार हो, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए। ऐसी भाषा एकदम बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की ना हो, ऐसे लेवल की हो उस जो पाठक हैं बहुत अच्छे से समझ सकें। प्रिंट माध्यमों के लेखन और प्रकाशन के बीच में जो गलतियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता ही चुकी हूं कि वर्तनी का पूरा ध्यान रखा जाए। समय सीमा का भी ध्यान रखा जाए कि आपको कितना जगह दी जा रही है उस जो समाचार को लिखने के लिए, जैसे जो कि उल्टा पिरामिड के रूप में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड क्या है वो भी बताएंगे आपको। तो उस आधार पे ही लिखी जाए। एक जो समाचार है वो अधिक महत्वपूर्ण है तो उसके लिए अधिक जगह होनी चाहिए। यदि कोई समाचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको कम जगह में लिखा जाना चाहिए। सहज, प्रवाहमयता और तारतम्यता को भी बनाए रखना जरूरी है। जैसे हमारे लिए प्रिंट मीडिया जरूरी है, उसी तरह से यानी कि मुद्रित माध्यम जरूरी है, उसी तरह से आज के समय का सशक्त माध्यम जो कि टेलीविजन है वो भी बहुत जरूरी है। वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। ये श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है। जैसे कि रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है, लेकिन जो टेलीविजन है वो श्रव्य और दृश्य दोनों का ही माध्यम है। इसके लिए समाचार या स्क्रिप्ट लिखते हुए बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि लिखित सामग्री पर्दे पर दिखाई जाने वाली है, ऐसी उसके अनुकूल होनी चाहिए। टेलीविज़न की जो स्क्रिप्ट है वो प्रिंट मीडिया और रेडियो में अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि रेडियो के लिए बहुत स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, लेकिन टेलीविज़न में सामने आपको दिखाई भी जा रही है फोटो, इसलिए बहुत अच्छे से सशक्त नहीं होना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो भी काम चल सकता है। टेलीविज़न के लिए जो खबरें हैं उसमें मूलभूत शर्त क्या है कि लेखन दृश्य के साथ मेल खाए। ऐसा नहीं हो कि टीवी में लिखा हुआ और फोटो या वीडियो तो वो चल रहा है, कुछ और चल रहा है और बोलने वाला कुछ और बोल रहा है। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन कभी कभार टेक्निकल गलती से हो भी सकता है। कैमरे से लिए गए जो शॉट्स हैं उनके आधार पर ही खबर लिखी जाए। यदि किसी शहर के बारे में लिखा जा रहा है तो उस शहर की ही फोटो दिखाई जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं और का दिखा दें। और सबसे बड़ी बात, टीवी चैनल के जो न्यूज़ चैनल है उसके रिपोर्टर्स पूरी जगह पर फैले हुए होने चाहिए, ताकि जैसे ही कुछ हो, क्योंकि लोग उसी को देखते हैं जो नया होता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि
न्यूज़, व्हाट इज न्यूज़? न्यूज़ NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की पूरी तरह से जानकारी दी जाए, उसे न्यूज़ कहते हैं। दूसरा जो हमें, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो हमें हमारे टीचर सिखाते थे, व्हेन अ डॉग बाइट अ मैन दैट इज़ नॉट अ न्यूज़, व्हेन अ मैन बाइट अ डॉग दैट इज़ द न्यूज़, यानी कि जब एक मनुष्य, एक आदमी कुत्ते को काटेगा वो समाचार है। विच इज़ न्यू, दैट इज़ न्यूज़। ये तीसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जो नया है वही न्यू है। तो टीवी और रेडियो पे, इंटरनेट पे उस खबर को बहुत जल्दी, उसी सेकंड में भी दिखाया जा सकता है। तो सबसे नया हमारी आदत है, हमारी ऐसी उत्सुकता रहती है कि जो नया है सबसे ज़्यादा वो हमें पता चले। तो इसके लिए टीवी, रेडियो बहुत ज़्यादा सशक्त हो सकते हैं इस बजाय कि प्रिंट मीडिया के। अब हम बात करते हैं टीवी की खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। टीवी या रेडियो पर जो भी खबरें दिखाई जाती हैं वो विभिन्न चरणों में होती हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हमें सूचना मिलती है कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ, फिर वहाँ का रिपोर्टर वहाँ बहुत एक्टिव हो जाता है और वहाँ की न्यूज़ देता है, समाचार देता है। उसके बाद क्या करता है वो कि उसकी कोई फ़ोटो भेजता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ता है और हमें उधर का सीधा प्रसारण मिलने लगता है। उसके बाद वहाँ के लोगों से बातचीत हो जाती है। ये कुछ चरण हैं। इन चरणों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। पहला है फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज़। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है, फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज़ के में क्या होता है, वो एक जो बड़ी खबर है उसको दर्शकों तक उसी समय तत्काल पहुंचाना, कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी यानी कि महत्वपूर्ण खबर दी जाती है। दूसरा चरण होता है ड्राई एंकर। ड्राई मतलब सूखा, यानी कि इसमें जो एंकर है वो समाचारों के बारे में दर्शकों को ये बताता है कि जो हमारे 6 ककार होते हैं, यानी कि कहाँ, कब, कैसे, क्या, क्यों, ये सब हुआ। क्यों तो खैर उस समय नहीं पता चलता क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ होता है, पता थोड़ा थोड़ा समाचार ही मिला होता है। जब तक समाचार के जो फोटो हैं वो स्टूडियो में नहीं पहुंचते तब तक जो वहाँ का रिपोर्टर है, संवाददाता है, उससे प्राप्त जानकारियों के आधार पर ही बाकी स्थानों के दर्शकों को जानकारी दी जाती है। तीसरा चरण हम कहेंगे जो इसका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, फ़ोन इन। इसमें ड्राई एंकर के बाद फ़ोन इन से विस्तृत समाचार को दर्शकों तक पहुंचाना होता है। इसमें जो एंकर है या जो संवाददाता है वो फ़ोन के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता है, दर्शकों तक पहुंचाता है। जो रिपोर्टर है वो घटना वाले स्थान पे होता है और वहीं से सूचनाएं फ़ोन के द्वारा ही अपने चैनल के दर्शकों तक पहुंचाता है। अभी तक देखिए कोई भी दृश्य नहीं दिखाया गया है या ऐसा दृश्य दिखाया गया है जिससे कुछ भी सिचुएशन क्लियर नहीं होती है, यानी कि परिस्थिति का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद आता है एंकर विजुअल। विजुअल यानी कि दृश्य। अब आ रहा है दृश्य। जब घटना से संबंधित दृश्य मिल जाते हैं, उन दृश्यों को आधार बना के खबर लिखी जाती है, एक स्टोरी बनाई जाती है, एक खबर को सही तरीके से लिखा जाता है। एंकर उसको पढ़ के दर्शकों को सुनाता है या देखने के बाद अपने दिमाग में लिख लेता है और उसको सुनाता है। इस खबर की शुरुआत पहले सूचना से होती है और बाद में दर्शकों को उससे संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं, साथ साथ में भी दिखाए जा सकते हैं। फिर आता है एंकर बाइट। भाषा का शब्द है, तकनीकी भाषा का शब्द है। बाइट का मतलब होता है कथन। टीवी की कोई भी खबर को पुष्ट करने के लिए यानी कि प्रमाणित करने के लिए, उस पर लोगों का विश्वास हो, इसके लिए घटना के दृश्य दिखाए जाते हैं। कभी कभी वीडियो भी बना के दिखाए जाते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो, उनको बताया जा सके, अच्छे से परिस्थिति का जायज़ा लिया जाए, परिस्थिति को समझाया जा सके इसके लिए। और वहाँ के जो प्रत्यक्ष देखने वाले लोग हैं उनसे भी बात करवाई जाती है या उन व्यक्तियों के कथन सुनाए और बताए जाते हैं। इससे क्या है, लोगों को विश्वास होता है, विश्वसनीयता बढ़ती है उस चैनल के लिए। अब आता है सबसे बड़ी चीज़,
वो है लाइव। लाइव क्या है? लाइव में होता है बिल्कुल वैसे का वैसा सीधा प्रसारण, जैसे कि आप मैच देखते हैं, बिल्कुल लाइव आपके उसी सेकंड में हो रहा है, उसी सेकंड में आप देख रहे हैं। ज़्यादातर टीवी चैनलों की ये कोशिश होती है कि दर्शकों को लाइव ही दिखाया जाए, घटना स्थल से घटना बिल्कुल उसी सेकंड में दिखाई जाए, ताकि लोग उस चैनल को ज़्यादा देखें और उनकी टीआरपी बढ़े। घटना स्थल पे संवाददाता, कैमरामैन, ओबी वैन ये सब होते हैं और घटना को सीधे दर्शकों तक दिखाते और बताते हैं। क्रिकेट मैच, अलग अलग तरह के मैच बच्चों के भी दिखाते हैं, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, देखे जा सकते हैं लाइव। अंतिम है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज से समाचार को पूरी तरह से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों के कथन, ग्राफिक, अलग अलग तरह के वीडियो, ये सब कुछ दिखाए जाते हैं ताकि समाचार को पूरी तरह से दर्शकों तक समझाया, दिखाया, बताया जा सके। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखकर टेलीविज़न का जो लेखन है वो तैयार किया जाता है। अगर ज़रूरत हो तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, एक दृश्य को दूसरे दृश्य से जोड़कर दिखाया जाता है और उसमें छुपे हुए अर्थ को, उसके अंदर से जो बात समझ आती है उसको दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनसे हमें अलग अलग प्रकार की हर पल नई जानकारी मिलती है, तो इनको भी जो जानकारी मिलती है, जो सूचनाएं मिलती हैं, उसके विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे कि सर्वे, साक्षात्कार, जांच समितियों की रिपोर्ट्स, इंटरनेट और अन्य संचार माध्यम, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति जो इन्हें खबरें देते हैं, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया, सर्वे, साक्षात्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्तियाँ, मंत्रालय के सूत्र, उसके साथ साथ इनके अपने भी सूचना तंत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस स्थान पर विद्यमान होते हैं, जो इन्हें सूचनाएं एकत्रित करके लाकर देते हैं, जिन सूचनाओं को ये हम तक पहुंचाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे टीवी खबरों के विभिन्न चरण। कौन कौन से थे? कुल मिलाकर ये 7 हैं। फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज, स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं पहला चरण, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, छठा है लाइव, जो कि हम देखते ही हैं, हमें अच्छे से पता है, एंकर पैकेज, तो ये आपको दिखाई दे ही रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, आज के टाइम में जो जनसंचार के माध्यम हैं, उसमें इंटरनेट की पत्रकारिता, जो वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता बहुत से नामों से जानी जाती है। लोग खुद को पहले की तरह से उतना, हमारे अंदर भी अब पेशेंस नहीं रहा, इतना धैर्य नहीं है। लोग खुद को हर मिनट अपडेट करना चाहते हैं। हर मिनट हमारे पास नई खबरें आती हैं, नई समाचार आते हैं, नई जानकारी मिलती है और हम अपने आप को हमेशा से ही एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन की दुनिया में ही रखना चाहते हैं। अब हम 24 घंटे का इंतजार नहीं करते कि सुबह होगी और हम समाचार पत्र को पढ़ेंगे। हम पहले ही मोबाइल या इंटरनेट से किसी भी तरह से उस समाचार को पढ़ लेते हैं जो उस घंटे की, उस मिनट की खास खबर होती है। लोग इंटरनेट के इतने आदी हो चुके हैं, खास तौर पे इस लॉकडाउन पीरियड में तो बुरी तरह से आदी हो चुके हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि हम फोन के बिना अपना जीवन ही सफल नहीं मान सकते। सब काम, स्कूल, कॉलेज, सब स्टडी ऑनलाइन हो चुकी है और ऑनलाइन क्लासेस के जो टीचर्स हैं वो अच्छे से अपना काम भी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं और अच्छे से बताने की, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। फायदे भी हैं एज वेल एज नुकसान भी हैं, खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। जहां ये इतना सशक्त माध्यम है सूचना, शिक्षा, मनोरंजन का, वहां पर ये अश्लीलता, दुष्प्रचार, ऐसी चीजों का भी एक सशक्त माध्यम हो गया है। जो चीज हम एक उम्र तक बच्चों को नहीं दिखाना चाहते, वो भी बिल्कुल सबके सामने है, तो ये नहीं होना चाहिए। इंटरनेट का जो है काम ज्ञान, सूचना और मनोरंजन का होता है, इसका तो ये शक्तिशाली माध्यम है ही। साथ में एक बहुत बड़ी बात मैं कहूंगी जिसके लिए मुझे बहुत आसानी हो गई है, जैसे कि शोध कार्य। कोई भी शोध कार्य जो है वो इंटरनेट से बहुत सरल हो गया है। पहले कोई भी एक समाचार को देखना हो या उसके बारे में कोई सर्वे हो या उसकी कोई इतिहास जानना हो,
तो उस जगह पर जाना पड़ता था जहां पर इतने साल पुराना पत्र मिल सके या फिर पत्र पत्रिका जो भी उससे संबंधित है वो जानकारी मिल सके। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आप मिनटों में ही इंटरनेट से उस समाचार के बैकग्राउंड को देख सकते हैं, उस इतिहास को जान सकते हैं। अलग अलग तरह के पत्र या पत्रिकाएं, उनकी फाइलें खोलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक बात और है, आज लगभग सभी पत्र पत्रिकाएं इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। इंटरनेट का जो इतिहास है वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। इसका पहला दौर 1982 से 1992 विश्व पत्रकारिता का इंटरनेट पत्रकारिता का 1983 से तो अच्छे से शुरू हो गया था वैसे। 1992 दूसरा दौर जो है 1993 से 2001 और तीसरा जो दौर है वो 2001 से 2002 से लगभग अब तक चला ही आ रहा है। ये थी विश्व इंटरनेट पत्रकारिता के 3 चरण, 3 दौर। और भारत का जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसका पहला दौर जो है वो 1993 में शुरू हुआ, दूसरा दौर 2003 में शुरू हुआ और अब तक आगे आगे एक सशक्त रूप से चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज के टाइम में लॉकडाउन में तो अगर आंकड़े देखें तो आधे से ज्यादा घरों में इंटरनेट है, जरूरी भी है। अलग अलग तरह के पैकेज मिलते हैं, वाईफाई है। इसका ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा बच्चों को रहता है। अच्छा, हिंदी से अगर इसे जोड़ें तो हिंदी वेब जगत में जो पत्र और पत्रकारिताएं हैं उसमें मैं आपको खास बात बता दूं, जो हिंदी की मुख्य पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, वो सभी वेब से जुड़े हुए हैं। सभी, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, जो भी हैं वो सब जुड़े हुए हैं। उसके अलावा पत्रिकाएं जिनमें हम अपने स्वरचित लेख, आलेख, फीचर, समाचार दे सकते हैं, अपने फीडबैक उसी मिनट में, उसी सेकंड में मेल के द्वारा या फीडबैक के द्वारा, जैसा भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है उसके द्वारा हम उसी मिनट में दे सकते हैं। सेतु, हंस, जनकृति, अभिव्यक्ति, जिनमें हम अपने अपने लेख, आलेख भेजते हैं, स्वरचित कविताएं भेजते हैं। देखिए, पहले कविता को छपवाने के लिए कितनी मुश्किलें होती थी। आज के टाइम में तो अलग अलग तरह की पत्रकारिताएं शुरू हो गई हैं इंटरनेट पर। हम जब चाहे अपनी पत्रिका खुद अपनी भी चला सकते हैं, अपनी वेबसाइट चला सकते हैं, अपना चैनल चला सकते हैं, यूट्यूब चैनल। कोई सीमा नहीं है ज्ञान देने और लेने की। आप जितना चाहे उतना ज्ञान दे सकते हैं, जितना चाहे उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गूगल एक ऐसा माध्यम है जिसपे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, इतना बढ़िया सर्च इंजन है वो। अब इन सब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अब इन सबको थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसके माध्यम कौन कौन से हैं। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि। इन सब में सबसे खर्चीला लेकिन सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, वो है इंटरनेट। ठीक है। अब जो छापाखाना है, वैसे तो वो चीन में शुरू हुआ था, लेकिन उसका आधुनिक युग में जो आविष्कार है वो हुआ गुटेनबर्ग में। मैंने आपको पीछे बताया है। समाचार लिखने की शैली पहले मैं आपको बता चुकी हूं, एक बार दोबारा से बताती हूं। उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड मतलब पहले में इंट्रो जो है उसमें कब, कहां, क्या घटित हुआ, उसके बाद बीच वाले में पूरी न्यूज दी जाती है, पूरा समाचार दिया जाता है, एंड में उसको बस कंप्लीट किया जाता है। ये हुआ उल्टा पिरामिड। मतलब स्टार्टिंग के पहले पहरे में, पहले तो आप जब शीर्षक पढ़ते हैं उसी से ही पता चल जाता है कि क्या न्यूज है। अगर शीर्षक आपके मतलब का है तो आप उसका समाचार को पढ़ेंगे। अब वो कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वो वहां से पता चल जाता है कि जो आपने इंट्रो में पढ़ा, यानी कि स्टार्टिंग में पढ़ा, वहां पर पहले ही पहरे में आपको पता चल जाएगा कहां पर कब क्या घटित हुआ, क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो बॉडी है उसमें स्टोरी लिखी होती है। एंड में आपको अगर पहला पहरा पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाए कि मेरे को इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ज्यादा, तो हम उसको वहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, ये हुआ उल्टा पिरामिड, जिसमें समाचार लिखने की शैली है। अब एक बात आती है कि जो संवाददाता
केवल अपने क्षेत्र विशेष, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र, उसका जो एरिया दिया गया उस क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीट रिपोर्टिंग। बहुत 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 महत्वपूर्ण है बीट रिपोर्टिंग, बहुत बार पेपर में आता है, आपको जरूर समझना चाहिए कि बीट रिपोर्टिंग क्या है। जो रिपोर्टर केवल अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी या रिपोर्ट देता है उसे हम बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। पत्रकार, पत्रकार कितनी तरह के होते हैं? जो प्रिंट मीडिया है उसमें पत्रकार होते हैं 3 तरह के, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पूरे समय के लिए, अंश और प्रॉपर उसे पैसा दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। अंशकालिक कुछ समय के लिए उसके आसपास में कुछ घटना घटित हुई, उस तरह से। फ्रीलांसर जैसे आप या मैं भी हो सकते हैं। समाचार कैसे लिखा जाता है वो आपको बता दिया मैंने, उल्टा पिरामिड, ठीक है, उल्टा पिरामिड। अब आपको यहां तक की जानकारी मिल गई है। अगले में हम क्या करेंगे, पत्रकार कितने प्रकार के हैं वही दोबारा से 3 प्रकार के जो पत्रकार हैं उनके बारे में, और समाचार कैसे लिखा जाता है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।